तो फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी होंगी और कौन सा चैप्टर हम लोग एनालाइज करें। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री में मैं चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ केमिकल काइनेटिक। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मैथमेटिकल भी है, और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें केमिकल काइनेटिक की समझ में आएँ और आएंगी भी। तो जो चैप्टर है स्टार्टअप का वो है केमिकल काइनेटिक। बहुत आराम से एक एक बात समझिएगा, पूरा चैप्टर आपको क्लियर होगा। केमिकल काइनेटिक, तो ये जो फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है दैट इज केमिकल काइनेटिक, ये है क्या और इसमें हमें क्या पढ़ना होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखो, इसको समझने से पहले कुछ बातें हम लोग पहले समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं कि जैसे सपोज दैट अगर हमारे पास एक कोई केमिकल रिएक्शन है दैट इज ए प्लस बी, और इस साइड पर हमारा बना हुआ है क्या, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कुछ भी बन सकता है, ये एक सिंपल रिएक्शन है। अब एक बात समझिए कि जो लेफ्ट साइड पर चीजें दी जाती हैं उनको हम लोग सिंपली बोलते हैं रिएक्टेंट। उनको सिंपली क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो ये जो पोर्शन पर हैं इनको हम बोले दे रहे हैं क्या, रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड पर चीजें होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट है। अब देखिए, एक जो अंडरस्टूड बात है वो क्या है कि रिएक्टेंट का कन्वर्जन ही प्रोडक्ट में हो रहा है। इसका मतलब रिएक्टेंट का जितना अमाउंट हम लेंगे वही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर मैंने यहाँ पे ए है, यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे सपोज दैट 10 ग्राम ए को कैरी किया और सपोज दैट 10 ग्राम हमने बी को कैरी किया। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि आफ्टर 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या 40 सेकेंड बाद ये ए और बी हमारे 10 ग्राम ही रहें और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब अगर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा तो इनका जो कंसंट्रेशन है ए और बी का, ये रिड्यूस होगा। बहुत सिंपल सी बात है। यानी विदाउट ए और बी को रिड्यूस किए या कम किए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट होंगे कुछ टाइम बाद अगर रिएक्शन प्रोसीड करती है तो यहाँ पे बात क्या है कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है और यही जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये तो एक सिंपल बात हो गई। अब क्या है कि ये जो कन्वर्जन हो रहा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का, उसमें कई एस्पेक्ट हो सकते हैं, जैसे हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रेट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, जैसे रिएक्शन पर्टिकुलर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, ये चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, और भी कई सारी बातें हो सकती हैं। तो केमिस्ट्री में क्या होता है कि किसी रिएक्शन की प्रॉपर स्टडी करने के लिए कोई एक केमिस्ट्री की ब्रांच सफिशिएंट नहीं होती। इसका मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन को पूरी तरह से कंप्लीटली डिफाइन करना है तो हमें अलग अलग ब्रांच की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया, हीट रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई रिएक्शन है तो एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो माइंड में आता है वो यही आता है कि भाई ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये भी तो पता होना चाहिए। तो अगर इस तरह के इश्यू हैं, यानी रिएक्शन की फिजिबिलिटी को चेक करने के रिस्पेक्ट में, तो रिएक्शन फिजिबल है या रिएक्शन नॉन फिजिबल है। तो अगर हीट रिलेटेड इश्यू आएंगे तो उनको भी डील विद द थर्मोडायनेमिक्स, उनको हम लोग डील करते हैं केमिस्ट्री की एक ब्रांच से जिसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, इस ब्रांच से हीट से रिलेटेड इश्यू को डील किया जाता है। दूसरा, रेट रिलेटेड इश्यू। तो जो रेट से रिलेटेड इश्यू है, यानी रिएक्शन कितनी फास्ट और कितनी स्लो हो रही है, अगर इन एस्पेक्ट की बात करोगे तो आपको इसके लिए डील करना पड़ेगा केमिकल काइनेटिक के साथ में। इसके अलावा रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिएक्शन किस हिसाब से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रही है, वो इश्यू जो होंगे
दैट इज बिलोंग विद द केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम और भी चीजें हो सकती हैं। इसका मतलब किसी एक रिएक्शन की कंप्लीट अगर उस रिएक्शन को एनालाइज करना है तो वी नीड मोर देन वन ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, हमें एक से ज्यादा ब्रांच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहां पर्टिकुलर जिस चैप्टर के साथ हम डील कर रहे हैं दैट इज केमिकल काइनेटिक, तो ये पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बात करेगा और उस रेट ऑफ रिएक्शन को जो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, यानी सपोज दैट कोई रिएक्शन किसी रेट से प्रोसीड कर रही है तो क्या उस रिएक्शन के रेट को चेंज किया जा सकता है, क्या ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं या ये फैक्टर उस रिएक्शन पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब इट डिपेंड्स रिएक्शन इटसेल्फ, कि वो रिएक्शन खुद डिसाइड करेगी, वो पर्टिकुलर रिएक्टेंट खुद डिसाइड करेंगे कि इसका रेट क्या होगा। इस तरह से चीजें चलेंगी। तो थर्मोडायनेमिक इज समथिंग एल्स, वो हीट रिलेटेड इश्यू के बारे में बात करती है, वो ये नहीं बताती कि रिएक्शन किस हिसाब से गई है, कितने रेट से गई है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, ये सब नहीं बताती। तो बाकी सारी चीजें मैंने बताया कि द कॉम्बिनेशन ऑफ द ऑल द ब्रांच, अगर सारी ब्रांच को कंबाइन करेंगे तो पर्टिकुलर किसी केमिकल रिएक्शन की डिटेल हमें पता चलेगी। ठीक है ना, यानी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या है, ये सब कुछ केमिस्ट्री के जो डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनसे डिफाइन होता है। तो फिर कैसे करेंगे, तो केमिकल काइनेटिक में हम क्या पढ़ेंगे उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिनसे केमिकल रिएक्शन का रेट चेंज होगा। तो सबसे पहले जो हमें इसमें समझना होगा वो यही समझना होगा कि व्हाट इज रिएक्शन रेट, कि ये रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उन फैक्टर्स को एनालाइज करेंगे कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर प्रोसीड कर रही है तो कितने टाइम बाद वो रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाएगी और वो रिएक्शन कंप्लीट भी होगी या नहीं होगी। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि वो रिएक्शन कंप्लीटेशन तक कभी ना जाए। जिन्होंने केमिकल काइनेटिक को पहले पढ़ा होगा उनको बिल्कुल क्लियर पता होगा कि रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाएगी या नहीं जाएगी, ये डिपेंड करता है उसके ऑर्डर पर। ठीक है, अभी आप लोगों ने इसको पढ़ना शुरू किया है तो अभी आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में इतना अवेयर नहीं होंगे, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे जब कुछ चीज़ें पहले हम लोग प्रीवियसली पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग उस ऑर्डर को डिफाइन करेंगे। लेकिन जो लोग इसको पढ़ चुके हैं उनको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जानकारी होगी कि अगर जीरो ऑर्डर को छोड़ दिया जाए तो बाकी नॉर्मली कोई रिएक्शन कंप्लीटेशन तक जाती नहीं है जो 100% कंप्लीट हो, है ना, जीरो ऑर्डर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, कैसे उसकी काइनेटिक चलती है वो भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन की। क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन, समझते हैं, बिल्कुल एक एक करके एक एक बात को समझिएगा, बिल्कुल चीजें समझ में आएंगी। तो अगर एक सबसे पहले हम टॉपिक समझें इसमें, रेट ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन रेट। ठीक है, तो ये क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा देखिए और समझिए। देखिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसमें मैं फिर से एक एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। ये ए और यहाँ पे मैंने दिया बी और यहाँ पे मैंने इसका प्रोडक्ट बनाया पी, और भी प्रोडक्ट बन सकते हैं, मैंने सिंपल प्रोडक्ट बनाया। अब सपोज दैट यहाँ पे जो मैंने इसका अमाउंट दिया वो मैंने 20 ग्राम दिया और यहाँ मैंने बी का भी अमाउंट दिया 20 ग्राम दिया। ठीक है, और जब स्टार्टअप में मैंने 20 ग्राम ए और 20 ग्राम बी दिया तब तो प्रोडक्ट बना नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट बनने के लिए टाइम चाहिए होता है, यानी कुछ टाइम बाद प्रोडक्ट बनेगा। अब अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, ठीक है, क्या कि ए और बी आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ए बी के कितने मोल, अगर मैं यहाँ पे ग्राम की बात करूं या यहाँ पर मैं मोल ले लेता हूं कि अगर मैं यहाँ पे मोल की बात करूं, ठीक है ना, कि कितने मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज 20 मोल। मोल लेना थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक है, 20 मोल। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि इसके ए और बी दोनों आपस में इसके 2 मोल कंसंट्रेशन अगर जो मोल पर लीटर और पर सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, यानी हर सेकेंड ए और बी के 2 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो बताइए अगर ए और बी के 2 मोल हर सेकेंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब 10 सेकेंड बाद अगर हम बात करें, यानी अगर बात करें आफ्टर 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड बाद इसके सारे के सारे मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और हमारा जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो कितना बन जाएगा, 20 मोल बन जाएगा। ठीक है,
इसका मतलब इसके सारे के सारे रिएक्टेंट के जो मोल्स है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो सिंपली इस रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें तो इस रिएक्शन के लिए क्या कहानी है, इस रिएक्शन के लिए इस रिएक्शन का जो रेट है, जो इस रिएक्शन का रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सिंपली कितना है 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड इसके 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड जा रहे हैं। मोल पर लीटर होता है कंसंट्रेशन का यूनिट, ठीक है। तो इतना कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चलता है रेट। तो इतने समय में इतने मोल प्रोडक्ट में, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि चलिए इस रिएक्शन के लिए तो ये बात बिल्कुल सही है कि इतने मोल, मैंने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन रखी जिसमें कोई भी रिएक्टेंट के मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे थे। अब प्रॉब्लम इज दैट कि क्या किसी नॉन रिएक्शन के लिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, क्या किसी नॉन रिएक्शन के लिए ये रेट कांस्टेंट चलेगा? यानी अगर किसी नॉन रिएक्शन की बात करें तो क्या ये कांस्टेंट रेट से चलेगा? क्या हर 1 सेकेंड, हर 2 सेकेंड या हर 3 सेकेंड में क्या 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि रिएक्शन के बीच में कहीं उसका रेट जो है वो चेंज हो जाए, वो बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये जो चीजें हैं कि रिएक्शन की काइनेटिक किस स्पीड से जाएगी, यानी वो कितने टाइम बाद अपने रेट को चेंज करेगा, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं ऑर्डर पर। यानी अगर आप हाइपोथेटिकल कंडीशन जनरेट करें तो आप किसी भी रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर रेट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि इतने मोल पर लीटर पर सेकेंड में कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये फैक्टर एक्सपेरिमेंटल होता है, तो एक्सपेरिमेंट के लिए ये जरूरी नहीं है कि पूरे रिएक्शन के ड्यूरेशन पर उसका रेट कांस्टेंट रहे। इसका मतलब उसका रेट रिएक्शन के ड्यूरेशन पर फ्लक्चुएट भी कर सकता है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन का रेट फ्लक्चुएशन हो रहा है? ये चीजें एक्सपेरिमेंटल हैं, तो वो क्वेश्चन में खुद बताएगा कि पहले रेट कितना था, बाद में कितना है। आपको अगर पर्टिकुलर रेट निकालना है तो आपको सीधा सीधा चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर देंगे तो रेट निकल आएगा, ठीक है। अभी मैं क्वेश्चन को करके बताऊंगा आपको न्यूमेरिकल, तो आप ज्यादा कनेक्ट हो पाएंगे इस चीज से। तो अभी तो मैंने बताया ये रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है। तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि पर्टिकुलर टाइम पर जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन आपने दिया उसमें कितना चेंज आया। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट भी हो सकता है और विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट भी हो सकता है। कैसे? देखिए इस तरह से, जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे एक रिएक्शन दे रहे हैं ए बी और यहां पे मैंने बनाया सी और ये बनाया डी। अगर हम यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये पार्ट आपको अच्छे से पता है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को आपको अच्छे से पता है, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स। और जो इस साइड पर है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। काइनेटिक में एक बात क्लियर होती है कि जो रिएक्टेंट हैं ये धीरे धीरे डिसअपियरेंस होंगे, यानी धीरे धीरे ये क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे, और ये डिसअपियर होने के बाद इन्हीं से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो एक पार्ट का डिसअपियरेंस देखने को मिलेगा और एक पार्ट का अपीयरेंस मिलेगा, दैट इज फॉर्मेशन। तो प्रॉब्लम क्या है कि जो डिसअपियर होगा, ध्यान से समझना, जो डिसअपियर होगा उसका रेट कैसे लिखेंगे और जो अपीयर होगा उसका रेट कैसे लिखेंगे। तो दोनों का मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिख के दिखाता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। तो कैसे लिख के दिखाएंगे, देखिए। तो अगर हम इसका रेट इक्वेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे, यहां लिखेंगे माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी, आगे लिखें प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन सी इक्वल प्लस डी ओवर डी टी ऑफ कंसंट्रेशन डी। इस तरह से लिखते हैं। अब इसको लिखने का मतलब समझो, यहां पे मैंने एक साइन यूज किया, निगेटिव साइन, दिस वन, यहां पर भी निगेटिव यूज किया, लेकिन यहां पे निगेटिव की जगह हमने यूज किया पॉजिटिव साइन। इनका क्या मतलब होता है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो अगर आप रेट की बात करोगे, क्योंकि यू आर रीडिंग फॉर एकेडमिक्स, राइट, तो एकेडमिक के अकॉर्डिंग आप इतना सा समझ लीजिए कि जो रेट होता है रिएक्शन का, वो रेट केवल वन टाइप का नहीं होता है। रेट में 3 अलग अलग वैरायटीज होती हैं। एक रेट होता है जिसको हम बोलते हैं इनिशियल रेट, इनिशियल
रेट। एक रेट होता है जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इसी को कभी कभी इंस्टेंटेनियस भी बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट। तो एक रेट होता है इंस्टेंटेनियस रेट, एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इसमें एक रेट होता है इनिशियल रेट, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो ये रेट क्या होते हैं, इनको किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसको हमें एनालाइज करना होता है, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो इनिशियल रेट इसको आप ऐसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ इस नेगेटिव साइन की, तो मैं केवल देखो इनिशियल रेट होता है जो स्टार्टअप से जो रेट गया है वो होता है, ठीक है ना, उसके बाद फाइनल कितना पहुंचा वो होता है। इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब होता है कि रिएक्शन के ड्यूरेशन पर बीच में किसी भी समय पर उसका रेट डिफाइन किया जाए, और एवरेज रेट होता है पूरी रिएक्शन में जो एवरेज उसका आया उस हिसाब से रेट होता है। तो होता क्या है कि अगर आप रेट को समझें, ठीक है, और अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम में ग्राफ प्लॉट करें, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का मतलब क्या हो गया, टाइम के साथ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा, तो रिएक्टेंट का रेट डिक्रीज होगा। तो अगर उसका हम सिंपली ग्राफ देखें तो ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस वन, इसका ग्राफ आपको कुछ इस तरह से मिलता है, इस तरह से। अब आप एक बात समझिए, अगर यहां पे सपोज दैट एक रेट है, ये यहां पे एक रेट है और एक रेट यहां पे है, सॉरी, अगर हम यहाँ पे एक रेट देखें, देखिए इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले, रुकिए, यहाँ पे दोबारा मैं ग्राफ प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर एक ग्राफ प्लॉट करें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, देखो इस माइनस को समझ लो जरा सा, यहाँ प्रॉब्लम होती है अक्सर कि ये माइनस का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि रेट तो निगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें तो यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे दो तरह के कंसंट्रेशन होंगे, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा, एक कंसंट्रेशन यहाँ होगा। जैसे सपोज दैट ये, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, सपोज दैट यहाँ पे मैंने कंसंट्रेशन को कंसीडर किया CI यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन को किया मैंने CF कर दिया यानी कंसंट्रेशन ऑफ फाइनल स्टेट। तो जनरली फॉर्मूला क्या होता है, जनरली फॉर्मूला हमारा होता है CF माइनस CI और डिवाइड बाई, क्योंकि पहले टाइम अगर मैं यहाँ से ले लूँ तो यहाँ पे टाइम कितना होगा, दैट इज TI, और अगर यहाँ पे टाइम को कंसीडर करें दैट इज TF, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा TF माइनस TI, ये क्या है रेट। अब देखिए जरा सा, यहाँ CF और CI की बात करो, आप रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को समझ रहे हैं, तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनमें से ज्यादा कौन सा होगा, तो CI ज्यादा होगा और CF कम होगा। तो अगर मैं CI ज्यादा है CF कम है, तो अगर मैं इसका डिफरेंस लिखूंगा तो निगेटिव में आएगा डिफरेंस। जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये 2 मोल पर लीटर था और यहाँ पे ये 4 मोल पर लीटर था, तो अगर हम इसका चेंज निकालें CF और CI का, अब देखिए यहाँ पे क्या है, क्योंकि फॉर्मूला होता है CF माइनस CI, 4 कहाँ, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 4, क्योंकि CI ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे 2 है, अब अगर डिफरेंस निकालूंगा मैं तो 2 माइनस 4 का डिफरेंस कितना आएगा, -2। तो इस वजह से रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में हमने पहले से निगेटिव लगा रखा है कि अगर वो चेंज निगेटिव आएगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट की पॉजिटिव हो जाएगी। अब अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें किसका, अगर यहीं पे आप ग्राफ देखें सेम किसका, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पर, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, यहां अगर आप ग्राफ देखें तो यहां आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, तो यहां का ग्राफ जो बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहां पे किस तरह से बनाएंगे,
तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करें, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम का, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अब यहाँ पे क्या होगा, ये है CI और ये है CF। तो अब यहाँ पे आप देखिए ऑब्वियस कंडीशन क्या होगी, CF ग्रेटर देन CI होगा। यानी अगर CF की वैल्यू 4 मोल है और CI की 2 है, अब देखिए तो यहाँ पे जो इसका चेंज आएगा दैट इज CF माइनस CI, वो कैसी वैल्यू आएगी, वो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो अगर मैं यहाँ पे रेट निकालूँ तो देखिए यहाँ पे रेट क्या होगा, रेट होगा CF माइनस CI डिवाइडेड बाई डेल्टा T, इसी को आप डेल्टा C भी बोलते हो, और डिवाइडेड बाई डेल्टा T। अब आप देखिए जो पीछे वाली आपको क्वेश्चन था, इसमें अब आप समझे कि ये निगेटिव क्यों है। ये निगेटिव केवल इस वजह से है क्योंकि जब ग्राफ बनेगा तो उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी निगेटिव वैल्यू आएगी, ठीक है, और बाद में, और इधर पे निगेटिव नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसमें CF ज्यादा होगा, ठीक है। तो अब इस निगेटिव पॉजिटिव का आई होप कि आपको मतलब समझ में आया होगा। एक बात और आपको बता दें, देखिए जब कभी आप रेट की बात करोगे, ठीक है, तो यहां पे जो रेट है, तो यहां पे जो रेट है, अगर इसका मतलब ये कि अगर हम जैसे सपोज दैट रिएक्शन कौन सी थी, रिएक्शन सिंपली ये थी A प्लस B और यहाँ पे था C और D, यानी अगर मैंने यहाँ पे लिखा माइनस d/dt ऑफ A, तो ये याद रखना कि ये पूरी वैल्यू यानी विद निगेटिव साइन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है। ये यानी इस निगेटिव को हटाने के बाद डिसअपीयरेंस नहीं होगा, इस निगेटिव को लगाने के बाद डिसअपीयरेंस होगा, ठीक है। और जैसे उधर लिख रहे हैं अगर हम C की वैल्यू, तो कैसे लिखेंगे, d/dt ऑफ कंसंट्रेशन C पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C, यहाँ पे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C की बात हो रही है, ठीक है। अभी इन क्वेश्चंस में स्टाइकियोमेट्री नहीं है, इस वजह से कुछ चीजें इस तरह से हुई हैं। अगर इसमें स्टाइकियोमेट्री दी जाएगी तो कुछ चीजें अलग टाइप से होंगी। तो इतनी चीजें जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया है, इसकी कुछ चीजें हैं, इसमें स्टाइकियोमेट्री को और मैं इंक्लूड कर सकता हूं, तो मैं स्टाइकियोमेट्री और इंक्लूड किए करके थोड़ा सा और आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। तो किस हिसाब से चीजें होंगी, तो जैसे सपोज दैट कोई केमिकल रिएक्शन इस तरह से दी गई है, A इधर पे A प्लस ये B, इधर पे B कंसंट्रेशन, ये C प्लस ये स्मॉल d और ये कैपिटल D। अब अगर सपोज दैट यहाँ के अकॉर्डिंग आपको इसका रेट लिखना है, तो लिखने का तरीका क्या है, ये स्टाइकियोमेट्री है, तो इसको इस तरह से लिखेंगे 1/A माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस पहले लगा सकते हैं बाद में लगा सकते हैं, काम करो आप यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल ना करके माइनस का इस्तेमाल कहाँ करना, यहाँ करना, ये ब्रैकेट लगाया और यहाँ लिखा माइनस d/dt ऑफ A, ये लिख दिया, माइनस इंक्लूड है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है। आगे B का लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/B और यहाँ हो जाएगा माइनस d/dt ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ B। ये ब्रैकेट ध्यान रखना, ये इस तरह का ब्रैकेट ही लगाना है इस तरह से। आगे वो पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस 1/C d/dt ऑफ, ये कंसंट्रेशन C है और इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस 1/D और d/dt ऑफ D। ये इस तरह से इसका रेट लिखा जाता है, ठीक है, इस तरह से आप इसका रेट डिफाइन कर सकते हैं। और इसके ढेर सारे न्यूमेरिकल हैं, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। बाकी अभी आपको इसका नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा जिसमें आपको इसके न्यूमेरिकल्स बताएंगे, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तब तक इनको रिवाइज करिए, इनके प्रॉपर नोट्स आप प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।